ये है स्वामी टीवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। श्री के आशीर्वाद के बाद और महेश जी भाई साहब का मार्गदर्शन हमको मिलने वाला है, इसलिए मैं कोई भाषण तो नहीं दूंगा, केवल दो बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। महाराजा दाहरसेन स्मारक बनाने की जब सोच हमारे साथियों के बीच में चिंतन के द्वारा आई, तो उसके पीछे का केवल एक हेतु था कि आज का हिंदुस्तान ये समझे कि वर्तमान में जो हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, आज देश पर जिस प्रकार के छद्म अपरोक्ष परोक्ष हमले हो रहे हैं, उस हमलों में और 712 के हमले में साम्यता है या नहीं है। हिंदुस्तान की जनता अपने दुश्मन को समझ ले, हमलावर को समझ ले, तो हम सावधान होंगे और उसका निराकरण करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने और खलीफाओं ने जब 712 पे इस हिंदुस्तान पर हमला किया, महाराजा दाहरसेन का जब हम स्मरण करते हैं तो क्योंकि देश का विभाजन 1947 में हो गया, इसलिए केवल सिंध तक हम सीमित हो जाते हैं, परंतु वो भारत की सीमा थी, सीमांत प्रांत था। 712 में सिंध भारत का अभिन्न अंग था और उसके शासक राजा महाराजा दाहरसेन थे। इसलिए भारत पर जो मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, खलीफाओं ने जो हमला किया, उसका मुकाबला करने वाला यदि जिसका विस्तृत गौरवशाली इतिहास उस प्रथम योद्धा का मिलता है जिसकी देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसमें सर्वप्रथम महाराजा दाहरसेन का नाम आता है। और इसलिए महाराजा दाहरसेन को स्मरण करना, राष्ट्रभक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित करना है। महाराजा दाहरसेन को स्मरण करना, उन राष्ट्रभक्तों को स्मरण करना है जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। यदि मोहम्मद बिन कासिम को नहीं समझेंगे और मुकाबला करने वाले दाहरसेन को नहीं समझेंगे, उसके बाद गजनवी ने हमला किया, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया। उस समय तो कोई आरएसएस और वाजपेयी जी का झगड़ा नहीं था, उस समय कोई बाबरी मस्जिद के ढांचे का झगड़ा नहीं था, उस समय किसी भी प्रकार से कहीं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कोई लेना देना नहीं था। इस बात को सोचें। आज जो लोग एक बात कहते हैं कि आज हमले इसलिए होते हैं कि देश के अंदर एक विशेष प्रकार का वातावरण बनाया जाता है, इस कारण से हमला हो रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, तो क्या मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला किया था उस समय तो डॉक्टर हेडगेवार जी नहीं थे, आरएसएस नहीं थे, बीएचपी नहीं थे, वाजपेयी जी नहीं थे और अडवाणी जी भी नहीं थे। क्यों हमला किया? मोहम्मद गौरी ने हमला क्यों किया? गजनवी ने हमला क्यों किया? और देश के बाद में भी निरंतर 47 में हमला क्यों किया, 65 में हमला क्यों किया, 71 में हमला क्यों किया और कारगिल का हमला क्यों किया, और आज भी आतंकवाद के नाम पर हमला क्यों? और इसलिए दाहरसेन को समझे बिना उन हमलों का मुकाबला नहीं हो सकता, हमले की मानसिकता का मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए आज़ाद हिंदुस्तान के लोगों को यदि हिंदुस्तान की एकता और अक्षुण्णता को बनाए रखना है और दुश्मन को ठीक प्रकार पहचान करना है, तो महाराजा दाहरसेन की जीवनी को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसी नाते महाराजा दाहरसेन का स्मारक बना, उसमें से बाद में पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना, ये उसी श्रृंखला का एक भाग है। और इसलिए मित्रों, जब दाहरसेन का स्मारक मिला तो मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, वो मुझे कहने लगे, लखाव जी क्या आप लोग भी ऐसी ऐसी बातें सोचते हो, ये दाहरसेन कहाँ से आ गया यहाँ पर? मैंने कहा देखो आओ, आप दाहरसेन इस देश का एक ज़बरदस्त हीरो है, उसको पूजेंगे लोग, समारोह होंगे, मेले लगेंगे। उन्होंने कहा यार आप तो दिन में भी सपने देखते हो, ये ठीक नहीं है, नींद में सपने देखा करते हैं। एक दिन मैं उनको यहाँ लेकर के आया। मैं जब यहाँ आया तो इस सड़क, इस रास्ते के ऊपर एक बुजुर्ग किसी के अतिथि आए हुए थे, शहर के व्यक्ति उनको दिखाने के लिए आए। उन्होंने मेरा परिचय कराया, ये लखावत जी हैं। मैंने उनसे परिचय लिया, 80-85 साल के बुजुर्ग। वो कहने लगे बाबा ये मोहम्मद बिन कासिम है ना, एक काफिर था, काफिर। दाहर, राजा दाहर हमारा हीरो है और हम सिंध को लेकर के रहेंगे मुट्ठी भींच कर। वो बुजुर्ग ऐसा कह रहा था कि यदि उसका वश चलता तो 3 मिनट में सिंध को जीत करके हिंदुस्तान में वापस मिला लेता। हमने कहा इसलिए दाहरसेन स्मारक बना। आज यहाँ सिंध के ऊपर एक लघु चित्र दिखाया गया, हमारे मन में सिंध बना रहे। मैं अभी सिंध जाकर के आया, हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए गया। मैं आपसे कहता हूँ कि धरती का यदि कोई स्वर्ग कह सकते हैं किसी को तो वह सिंध है। हमारी दरिया सिंध है, हमारा हैदराबाद सिंध है, हमारा उमरकोट है, हमारा बीरपुर खास है, हमारा सक्कर है, हमारा कलंदर है, हमारी कराची है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि आज भी सिंधी भाषा के नाम पर जिस प्रकार सिंध में जलवा है, हमें एक बार अखबार में पढ़ने को मिला कि हमारा यात्रा का विरोध किया गया
कि इस थार जैसलमेर में से हमको अनुमति नहीं दी जाए। हमने सिंध के लोगों से पूछा, हम तो हिंगलाज माता के लिए आए, हमारा विरोध क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो शासक है ना, ये उर्दू को सिंध पे लादना चाहते हैं, उर्दू भाषी लोगों को भेजना चाहते हैं, इसलिए सिंध में केवल सिंधी भाषी लोग आएंगे। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं मित्रों, ये दाहर सेन और दाहर सेन का समारोह आयोजित करना, सिंध का स्मरण करना, आगे जाकर के सिंध को एक अभिन्न अंग भारत का फिर बनाना, इस लक्ष्य की पूर्ति का एक अध्याय है। आज इतना अच्छा आयोजन आप लोगों ने यहाँ किया, बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं आयोजक बंधुओं को, सबको इस बात के लिए, माने तुलसी जी, आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि महाराजा दाहर सेन को हम बार बार स्मरण करते रहें। आज जयपुर के अखबारों में मैंने पढ़ा कि वहाँ भी दाहर सेन जयंती मनाई जा रही है। दाहर सेन को पाठ्यक्रम में पढ़ाने का कार्यक्रम चल पड़ा है, स्टिकर जारी होने लगे हैं, घरों में दाहर सेन के चित्र जाने लगे हैं, जीवनी प्रकाशित होने लगी है, दाहर सेन को पढ़ाने का उपक्रम प्रारंभ हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान को जीवित रखने के नाते स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ने के लिए दाहर सेन उतना ही आवश्यक है जितना और किसी योद्धा या इतिहास पुरुष को पढ़ना। मित्रों, माननीय महेश जी भाई साहब ने और सरकार ने मुझे इन दिनों एक दायित्व दिया है धरोहर संरक्षण और संवर्धन से जुड़ा हुआ। मैं इतनी बात कह सकता हूं कि इन सब के मार्गदर्शन में हिंदुस्तान के, राजस्थान के चप्पे चप्पे में जो धरोहर है, जिससे हम जीवन में प्रेरणा लेकर के खड़े, स्वाभिमान के साथ खड़े हो सकते हैं, उसके लिए कुछ किया जाएगा। तो अजमेर राजस्थान का सबसे पुराना शहर है, 7वीं शताब्दी का बसा हुआ शहर है। बाकी तो 300 साढ़े 300 साल है, कोई 600 साल, कोई 400 साल, कोई 500 साल। इसलिए ये हेरिटेज सिटी में भी आप और हम सब मिलकर, यहाँ जितने भी बंधु माने देवनानी जी हैं, अनीता जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेश जी हैं, सांसद महोदय हैं, और आप सारे बंधु और समाज के जितने भी चिंतक और बंधु हैं, आएँ और आकर के इस शहर के बारे में भी हम सब मिलकर कुछ कर सकेंगे तो अपने जीवन का सौभाग्य होगा। आपने मुझे आज इस अवसर पर आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हिंदी की व्याख्या करता हूं कि एस का मतलब स्वीट, मीठा, यानी सिंधी भाषा बोलने वाला हमेशा आपको मीठा मिलेगा। आई का मतलब इंटेलिजेंट, एन का मतलब नोबल, डी का मतलब डिवोटेड, समर्पित, एच का मतलब ऑनेस्ट, और आई का मतलब इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहां भी जाओगे आपको सिंधियत और सिंधी मिलेंगे। ऐसा है हमारा सिंधी। और चूंकि सिंधी और हिंदू दोनों पर्याय हैं, हिंदू की भी यदि परिभाषा करेंगे, इसका सिंधी विच्छेद करेंगे, एच का मतलब ऑनेस्ट, आई का मतलब इंटेलिजेंट, एन का मतलब नोबल, डी का मतलब डिवोटेड, यू का मतलब यूनिवर्सल, यानी ऐसा है हमारा हिंदू। तो सिंधी और हिंदू, इसने देश की इस भाव को हमेशा जागृत रखा है। और आज ऐसे कई महापुरुषों हैं, मैं समझता हूँ कि देश के चप्पे चप्पे पर, एक कण कण में महापुरुष हैं, यदि उनका हम स्मरण करें तो निश्चित रूप से आज की नई पीढ़ी को बड़ी प्रेरणा मिल सकती है। और इस स्मारक के, इस जयंती के माध्यम से हम नित्य ये कार्यक्रम करते हैं, लेकिन महापुरुषों की याद हमेशा बनी रहे। इसके लिए निश्चित रूप से जब हमारे राज्य सरकार के पास ये दायित्व आया, महाराजा दाहर सेन का पाठ 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को, आज सारे राजस्थान के विद्यार्थियों को पढ़ने और प्रेरणा के लिए उसमें सम्मिलित कर दिया गया है। यहीं तक नहीं रुके, यहाँ तक कि अजमेर का जो विश्वविद्यालय है, इसमें सिंधु पीठ भी स्थापित हो गई है, जिसमें 10 लाख रुपए मेरे विधायक कोष से भी मैंने उसमें दिए। ये भाषा और इसके सारी बात सब लोग पढ़ें, इसलिए आज राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में भाषा सम्मिलित की गई है। आज ही मेरे यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति से चर्चा हुई। कुलपति ने कहा कि यहाँ पर देश में कोई भी व्यक्ति जो कि सिंधी में एमए करना चाहता है, वो इस विश्वविद्यालय से कर सकता है। अब तक उसमें एक बार थी कि उसको 2.5 वर्ष का यहाँ पे रहना आवश्यक था, उसको उन्होंने सीमा को ख़त्म कर दिया है। आज पूरे देश भर का कोई भी व्यक्ति यहाँ आके कर सकता है। इन महापुरुषों के आकर कर सकता है। यहाँ के इस प्रकार के सिंधियत और सिंधी को बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि सिंधी और सिंधियत बढ़ेगी। जिस प्रकार से अभिमान्य लखावत जी कह रहे थे कि सिंध हमसे एक प्रकार का कृत्रिम रूप से अलग ज़रूर हुआ है। स्वामी जी ने अपने प्रवचनों में सारा बताया। मैं वास्तव में जब कल बातचीत चली, मैंने कहा स्वामी जी का प्रवचन हमको सुनने को मिलेगा, उनके चरणों में नमन करने का ये जो एक अवसर मिलेगा, मैं समझता हूँ उस अवसर पर इस सिंध की जब स्मृति होगी, मेरा तो आज भी मानना है कि जब तक अपने राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है, तब तक सिंध को हमसे कोई अलग कर नहीं सकता। एक निश्चित रूप से सिंध हमें मिलेगा और सिंध के महापुरुषों के जीवन की प्रेरणा से हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम कोई इजरायलियों से कम नहीं हैं। इजरायलियों को 2000 वर्ष तक नहीं मिला, हमें निश्चित रूप से इसमें आगे हम जो है सिंध एक बार से अखंड भारत की जो हमारी कल्पना है, सिंध निश्चित रूप से हमें मिलेगा। ये प्रेरणा के स्थूल आगे बढ़ें। आज जब हम
महाराजा दाहिर सेन की मूर्ति को माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे। लग रहा था कि मूर्ति छोटी है। अभी मैंने यूआईटी के चेयरमैन साहब से भी निवेदन किया, इन्होंने स्वीकृति दी है। अगला जो यहाँ पे महाराजा दाहिर सेन की जयंती का कार्यक्रम होगा, उस अवसर पर यहाँ पे एक विशाल प्रतिमा घोड़े पे इसकी महाराजा दाहिर सेन की, सिंधुपति महाराजा दाहिर सेन की अपने को मिलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ का विकास तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे एक सभागार भी माननीय सांसद महोदय ने भी उसके लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी है कि यहाँ पे एक बड़ा हॉल भी बनेगा। धीरे धीरे महाराजा दाहिर सेन का स्मारक एक सिंधु तीर्थ के रूप में देश भर में आगे बढ़े, इस सब की कल्पना लिए हुए हमारे मन में हम लोग आगे बढ़ते जाएं। निश्चित रूप से यहाँ का एक, जब भी कोई हमारा साथी अजमेर में किसी का कोई दोस्त आए, कहीं कोई मित्र आए, कहीं कोई उसका रिलेटिव आए, उसको यह तीर्थ दिखाने के लिए अवश्य लाएं। जैसे यहाँ पे तीर्थ स्थान पे आकर के हमारे मन में एक प्रेरणा जगे, ताकि इससे देश को, मित्रों, आज माननीय लखावत जी और सारे अपने कह रहे थे देश में जिस प्रकार के आतंकवाद की बात हो रही है, दूसरी सारी कई बातें, समय सीमा अपने को माननीय महेश चंद्र जी को सुनना है, एज वंदे मातरम के गीत के लिए जिस प्रकार का हमारे मानव संसाधन मंत्री कह रहे हैं, ये सारी बातें ऐसे समय पर देशभक्ति का भाव नित्य हमारे मनों में जागृता होता रहे, बढ़ता रहे, उसे प्रेरणा लेकर के हम इस देश की अखंडता के लिए सदैव आगे बढ़ते रहें और एक बार पुनः इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर हम पुनः प्रतिस्थापित करते सकें। इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ये महाराजा सिंधुपति दाहिर सेन की जयंती मनाना सार्थक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह आयोजन जब हमने सोचा तो हमने कभी कल्पना नहीं की थी कितना बड़ा विशाल कर पाएंगे। हम 20-22 लोग बैठे, कल्पना से सोची और 3-4 बार हमारी बैठकें भी हुई और मुझे लगा कि तुलसी जी सोनी और उनकी टीम ने, कमल प्रकाश जी और जयप्रकाश पारवानी और बाकी उनके साथ अखंड लोग लगे और उन्होंने आज इस प्रकार का जो सफल आयोजन किया, वास्तव में इस समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंध, जय भारत। इस मंच पर उपस्थित गैरिक वेशधारी युवा संत पूज्य बापू जी के शिष्य सुरेशानंद जी महाराज ने इस समारोह को सत्संग बना दिया। मैं उनको और बापू जी को प्रणाम करता हूँ। इतना सुंदर, इतना सुव्यवस्थित, इतना शिक्षाप्रद, इतना संस्कारक्षम यह कार्यक्रम मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं सहभागी हुआ। इसके लिए सभी आयोजक बंधुओं का बहुत ही आभारी हूँ और अब लगता है कि मुझे दाहिर सेन की जयंती पर प्रतिवर्ष यहाँ आना चाहिए और यह अखंड भारत का पावन तीर्थ इतना विकसित होना चाहिए कि सिंध को देखने इस जगह पर सिंध से भी लोग आए। मित्रों, यह अजमेर शहर और इस अजमेर शहर में एक हमारे कल्पक युवा मित्र ओंकार सिंह जी लाखावत एक अद्भुत कड़ी है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, विदेशी मुगल आक्रमण से लड़ने वाला पहला हिंदू सम्राट महाराजा दाहिर सेन और 500 साल के युद्ध की कहानी का अंत करने वाला दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के स्मारक इस अजमेर शहर में। पृथ्वीराज चौहान और दाहिर सेन यह एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं और मोहम्मद बिन कासिम की तलवार, मोहम्मद बिन कासिम की तलवार अभी भी झुकी नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम की तलवार अभी भी रुकी नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम की तलवार अभी भी कहर ढा रही है। उसी मोहम्मद बिन कासिम का नवीन अवतार है शायद ओस्मा बिन लादेन। उस तलवार से भारत को जूझना है, पूरी मानवता को जूझना है
और हमारी शक्ति निश्चय ही हमारी शक्ति वही है जो प्रभु श्री राम ने कहा था, सोरज धीरज जही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये सत्य की, शील की ध्वजा पताका पकड़कर समाज में विचरण करने वाले लोग जब तक रहेंगे तब तक यह युद्ध जारी रहेगा, अंतिम विजय तक ये युद्ध जाएगा। और इस युद्ध का जो हमारे युग का महापुरुष है, जिसने देश को आश्वस्त किया था, पहले मेरा देह बटेगा फिर यह देश बटेगा, पहले मेरा देह बटेगा फिर यह देश बटेगा। 1947 में उसी मोहम्मद बिन कासिम की तलवार ने भारत माता का अंग भंग कर दिया। इतना श्रेष्ठ समारोह है, एक शिकायत करने की इच्छा हो रही है। मेरे सामने एक मानचित्र लगा है, भारत माता उसमें खड़ी थी अब तक। उस मानचित्र से सिंध गायब, उस मानचित्र से सिंधु नदी गायब, उस मानचित्र से गंगा सागर गायब है, उस मानचित्र से ब्रह्मदेश गायब। हमको पूजा करनी है भारत माता की, न कि भारत सरकार की। यह नक्शा भारत माता का नहीं है, यह नक्शा भारत सरकार का है। जहां जहां भारत की सरकार की प्रभुता है वहां वहां का नक्शा है, लेकिन भारत केवल वहीं तक नहीं है। भारत की व्याख्या तो हमारे ऋषि पुरुषों ने की है। भगवान का बनाया हुआ है भारतवर्ष, संविधान का बनाया हुआ नहीं है भारतवर्ष। और वह भारत जिसको विष्णु पुराण ने कहा, उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम, जो हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम नाम, उस भूमि का भारत नाम है। और जो लोग वहाँ रहते हैं वो सिटीजन्स नहीं है, नागरिक मात्र नहीं है, भारती तत्र संतति, जो लोग वहाँ रहते हैं वे भारतीय हैं और उस धरती की संतान हैं। आज यह जो हमारे देश का भू सांस्कृतिक राष्ट्रत्व है, आज जो हमारे देश में अखंड भारत की होने वाली साधना है, उस साधना का यह पावन तीर्थ, जहां दाहिर सेन की प्रतिमा विराजित है और अभी देवनानी जी ने कहा है और भव्य बनेगी यह प्रतिमा, मुझे लगता है अजमेर में यह सांगोपांग तीर्थ बनना ही चाहिए। महाराजा दाहिर सेन का स्मरण अखंड भारत का स्मरण है। महाराजा दाहिर सेन का स्मरण भारत की वीरता की, भारत की संस्कृति की और भारत की एकात्मता की हमें याद दिलाती है। मुझे लगता है, अपनी बात को मुझे लंबा नहीं करना चाहिए, पर मैं जरूर समझता हूँ कि यह उत्सव, यह समारोह आज जिस आकार प्रकार में है, इसका आकार प्रकार और बढ़ना चाहिए। यह तीर्थ अखिल भारतीय हो जाना चाहिए। आदरणीय ओंकार सिंह जी, श्रीमान वासुदेव जी, श्रीमान धर्मेश जी, ये सभी संघ के स्वयंसेवक, हिंदू को अपने जीवन में जीने वाले, मेरा इन तीनों से निवेदन है कि सबको साथ लेकर इस तीर्थ को बड़ा बड़ा और बड़ा, बहुत बड़ा बनाएं। इतने इस अच्छे समारोह में मैं लोक गीत और लोक नृत्य थोड़ा बहुत मैं परिचित हूँ शब्दों से, पर यहाँ मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। जिन बालिकाओं ने बहुत ही साधना के साथ 2 नृत्य प्रस्तुत किए, और मुझे ये तो मालूम नहीं था कि अजमेर के पास किशनगढ़ ही उस नृत्य का उद्गम स्थल है। साधना की इस स्थली को प्रणाम करता हूँ। और अंत में एक शिकायत और, मंच पर जो पानी की बोतल आई
वो पेप्सी कोला की थी। पानी पीने की इच्छा थी मेरी, पर नहीं पिया मैंने। देश का पानी जाए विदेश को पैसा, क्यों करें हम ऐसा। और इसलिए आप सबको नमन करते हुए, सुरेश जी के माध्यम से पूज्य बापू को प्रणाम करते हुए, समय की सीमा का ध्यान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये है स्वामी टीवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज।